हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग पॉलिटी का क्लास 6 देखेंगे। चैप्टर का नाम है हसियाकरण से निपटना। पिछले चैप्टर में आपने हसियाकरण के बारे में समझा था, आज हम उससे निपटते कैसे हैं इसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग अपने साथ कॉपी कलम नहीं लिए तो एक कॉपी और एक कलम ले लीजिए। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको मैं बताता चलूँगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए, मौलिक अधिकारों का उपयोग। जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। यह जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाने पड़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, अब ये आपके लिए ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। तो ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 17 में। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15। अब आपको ये याद रखना है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित भी कराया है। इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का भी अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वह नष्ट हो। हाशियाई तबकों के लिए कानून। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह की कार्यवाही नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियां, योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराया जा सके। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, आइए इस पर चर्चा करते हैं। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले, भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुधार हासिल कर सकें जो मुमकिन है उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हों। कुछ ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानूनी नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद
विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थाओं, सरकारी नौकरियों में दलितों, आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है, हमारे जैसे समाज में यहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है। वहाँ लोकतांत्रिक सरकार ने इन सब की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है? देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। कॉलेज, खास तौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थान में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय कर दी है। इसका मतलब है कि इन संस्थानों में भी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था के बारे में जानेंगे। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून बनाए गए। आइए यहाँ तक एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जकमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुटे। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले उत्सव में आसपास के 20 गांव के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जकमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता दादा यह काम करते थे। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया जाता, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह संस्कार में विश्वास नहीं करता जो इस प्रकार के संस्कार होते हैं। उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियाँ बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार खफा थे। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उसको लगता है कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और वह खुद को उनके बराबर मानने लगा। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति के लोग हैं गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियाँ उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलित थी कि चूँकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल नहीं उठता। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दे। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम कब बना था? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 में बना था, याद रखिएगा। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं है। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कब आया था।
रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1889 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा में होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यूँ तो इस प्रकार का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान और शोषण करने वाले परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए। सरकार को इस बात का एहसास करने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए। इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए। इसी प्रकार 1970 और 80 के दशक में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी ज़मीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ जमकर हिंसा हुई। ये वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक है कि उनके बारे में सोचकर दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करता है और दोषियों को सज़ा भी देते हैं। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के जो स्वरूप है उसकी सूची दी गई है। इनका मकसद ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं, उसे नंगा घुमाते हैं, उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। दूसरा, इनमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करते हैं आगे इसमें बात की गई है हाथ से मैला उठाने तक का कलंक। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आदिवासियों की मांगें और 1889 का अधिनियम। 1889 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में पढ़ा, अपनी ज़मीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो वापस नहीं लौट सके हैं उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए
जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और अन्य काम कर सकें। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्चा कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। ये आपको दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 पारित किया है। इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकला, आइए इसके निष्कर्ष पर चलते चर्चा कर लेते हैं। किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज़ पर लिख देने का मतलब यह नहीं होता कि अधिकार, कानून, नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत, सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे आग्राही। जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्राही कहा जाता है। बहिष्कार, इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आता है। नैतिक रूप से निंदनीय, ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। नीति, एक घोषित कार्यदिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों व दिशा निर्देशों की व्याख्या करती है। इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी, अन्य संस्थाओं की भी अपनी नीतियाँ होती हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।